हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिट कार्ड को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपके एडमिट कार्ड कब तक जारी किए जाएंगे। आपके एडमिट कार्ड दोस्तों 29 तक यानी 29 मार्च तक अपलोड कर दिए जाएंगे और आप विद्यालय से 31 मार्च से 1 अप्रैल तक आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। और 4th सेमेस्टर वाले बच्चों को एडमिट कार्ड 4 अप्रैल से मिलने शुरू हो जाएंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। आज की क्लास है प्रथम प्रश्न पत्र की वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। देखें आप लोग की कितनी तैयारी है। पहला टॉपिक है रविन्द्रनाथ टैगोर। यह ऐसा टॉपिक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसपे हमेशा क्वेश्चंस आते ही हैं, चाहे अति लघु में आए चाहे दीर्घ में आए। तो ये क्वेश्चन जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और समझ कर पढ़िएगा। आइए देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों। इनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। और इनकी माता का क्या नाम था दोस्तों। इनकी माता का नाम शारदा देवी और पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। सन 1901 ईस्वी में टैगोर ने बोलपुर के निकट शांतिपुर निकेतन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी दोस्तों। बोलपुर के निकट, क्या बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना। 1901 ईस्वी में बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। जो आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। सन 1913 ईस्वी में टैगोर को अपने काव्य संकलन गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों। इनका निधन 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुआ था। यानी इनकी मृत्यु जो हुई थी 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुई थी। तो इनकी मृत्यु क्या कब हुई थी दोस्तों। 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। 1901 ईस्वी में टैगोर ने बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना की थी। कब की थी। 1901 ईस्वी में। कहाँ पे। बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना की थी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैगोर जी का किस धारणा में विश्वास था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पिछले एग्जाम्स में आ चुका है। टैगोर जी का किस धारणा में विश्वास था। टैगोर जी का सत्यम शिवम सुंदरम की धारणा में विश्वास था। टैगोर जी को किसमें विश्वास था। टैगोर जी को सत्यम शिवम सुंदरम की धारणा में विश्वास था। टैगोर जी की रचनाएं कौन सी हैं दोस्तों। कौन सी हैं। टैगोर जी की प्रमुख रचनाएं हैं गीतांजलि, उत्सव दिन, पूर्व पश्चिम, शांति निकेतन, शिक्षण विधि, स्त्री शिक्षा और माई स्कूल। ये प्रमुख रचनाएं हैं टैगोर जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। मतलब शांति निकेतन की स्थापना के बारे में क्वेश्चन आ सकता है लघु में, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। शांति निकेतन का दूसरा नाम विश्व भारती है, जो कोलकाता से 100 मील दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। सन 1901 में विश्व भारती की नींव रखी गई। उस समय इसमें केवल कितने छात्र थे दोस्तों। 6-7 छात्रों के साथ शुरुआत की गई थी इस विद्यालय की। 1921 के अंत में शांति निकेतन का विस्तार विश्व भारती के रूप में किया गया। यह एक ऐसी संस्था है जहां पूर्व की सभी संस्कृतियों का मिलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पिछले एग्जाम्स में आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। अगर बुनियादी शिक्षा पर टिप्पणी लिखने को आता है तो आप लिख सकते हैं दोस्तों। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी। आज जिसे विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों। फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। महात्मा गांधी प्रयोगवादी थे। क्या थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी प्रयोगवादी थे। उन्होंने 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा योजना को प्रस्तावित किया। इसके पीछे उनका तर्क था वर्तमान ब्रिटिश शिक्षा विदेशी संस्कृति पर आधारित है और भारतीय संस्कृति को इसने पूर्ण बहिष्कृत कर दिया है। इसमें हाथ के कार्य का कोई स्थान नहीं है। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन गीजूभाई बधेका से बन सकता है दोस्तों। गीजूभाई बधेका के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है और इस पे MCQs में भी क्वेश्चन आ सकता है। लघुत्तरी में, अति लघुत्तरी में भी एक क्वेश्चन आ सकता है गीजूभाई बधेका जी पे। तो गीजूभाई के अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करे। यहाँ पर गीजूभाई व्यक्ति के संपूर्ण विकास पर सर्वाधिक बल देते हैं। बालक का शिक्षा के द्वारा एक पक्ष का विकास न होकर चौमुखी विकास होना है। शिक्षा बालक केंद्रित होनी चाहिए और शिशु की शिक्षा बालक की रुचि और आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए, यानी बालक की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। ये कौन कहते हैं। गीजूभाई बधेका जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गीजूभाई ने किन शिक्षण विधियों के अनुसरण पर बल दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गीजूभाई फ्रोबेल एवं मारिया मांटेसरी के शिक्षा दर्शन से प्रभावित थे। इन्होंने शिक्षण की निम्नांकित विधियों के अनुसरण पर बल दिया। खेल विधि द्वारा सीखना,
क्रिया द्वारा सीखना और कहानी एवं नाटक द्वारा सीखना। भाषा शिक्षण में सबसे पहले पढ़ना फिर लिखना सिखाया जाए। ये गिजुभाई भदेका जी ने कहा है कि भाषा शिक्षण में सबसे पहले पढ़ना फिर लिखना सिखाया जाए। व्याकरण की शिक्षा अलग से ना होकर पाठ शिक्षण के साथ साथ हो, मतलब जब बच्चे को पाठ पढ़ाया जाए तभी व्याकरण की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्लेटो से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्लेटो द्वारा शिक्षा का अर्थ क्या है? इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? आंसर होगा प्लेटो के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस शिक्षण से है जिससे अच्छी आदतों के द्वारा बालकों में नैतिकता का विकास होता है। ये प्लेटो द्वारा शिक्षा का अर्थ में आप लिख सकते हैं। अगर आ जाए आदर्शवादी शिक्षा का क्या अर्थ है, तो क्या आंसर होगा दोस्तों? तो सेम आंसर यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्लेटो जो था वो आदर्शवादी था। इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्लेटो द्वारा शिक्षा का क्या अर्थ है, तो आप ये लिख सकते हैं आदर्शवादी शिक्षा का क्या अर्थ है, तो भी आप सेम आंसर लिख सकते हैं। तो प्लेटो द्वारा शिक्षा का क्या अर्थ है दोस्तों? प्लेटो के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जिससे अच्छी आदतों के द्वारा बालकों में नैतिकता का विकास होता है। और प्लेटो ने शिक्षा को नैतिक शिक्षा की प्रक्रिया के रूप में माना है जिसके द्वारा व्यक्ति की प्रवृत्तियों का सुधार किया जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न से 2 प्रश्न तैयार हो गए ना दोस्तों? कौन कौन से 2 प्रश्न? प्लेटो द्वारा शिक्षा का क्या अर्थ है और आदर्शवादी शिक्षा का क्या अर्थ है। इन 2 प्रश्नों की तैयारी आपकी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूसो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी आता है इस पे और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रूसो के अनुसार शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का क्या अर्थ है दोस्तों? रूसो नाम सुनकर एक क्वेश्चन याद आ जाता है ना दोस्तों। रूसो द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? इनके द्वारा लिखी एक पुस्तक है जिस पर अक्सर क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज में आता है या अति लघु में भी आ सकता है। तो बताइए क्या आंसर होगा? रूसो द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? रूसो था कौन दोस्तों और इनका जन्म कब हुआ था? रूसो जी का जन्म जो 1712 में कहाँ हुआ था? जिनेवा में 1712 में रूसो का जन्म हुआ था। और इनकी पुस्तक जो बहुत प्यारी पुस्तक है, पुस्तक का नाम था एमिल। कई बार एग्जाम्स में आ चुका है इस पे क्वेश्चन दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा। रूसो के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए रूसो ने लिखा है, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है या उसकी अपनी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। रूसो द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो की निषेधात्मक शिक्षा क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम्स में आता है, पिछले एग्जाम्स में आ चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा? रूसो की निषेधात्मक शिक्षा क्या है? क्या है दोस्तों? निषेधात्मक शिक्षा को स्पष्ट करते हुए रूसो ने लिखा है, मैं निषेधात्मक शिक्षा उस शिक्षा को कहता हूँ जो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान देने से पहले या पूर्व उन अंगों जो ज्ञान के साधन हैं जो पूर्ण बनाने के लिए प्रवृत्ति होती है और जो इंद्रियों के उचित अभ्यास द्वारा तर्क के लिए मार्ग तैयार करने का प्रयास करती है। निषेधात्मक शिक्षा क्या है दोस्तों? निषेधात्मक शिक्षा को स्पष्ट करते हुए रूसो जी ने लिखा है, मैं निषेधात्मक शिक्षा उस शिक्षा को कहता हूँ, इस शिक्षा को जो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान देने से पूर्व उन अंगों जो ज्ञान के साधन हैं को पूर्ण बनाने के लिए प्रवृत्ति होती है और जो इंद्रियों के उचित अभ्यास द्वारा तर्क के लिए मार्ग तैयार करने का प्रयास करती है। यानी मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, अंगों से भी पूर्ण रूप से अंग विकसित होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रूसो के अनुसार 1 से 5 वर्ष की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए दोस्तों? आंसर होगा, रूसो के अनुसार इस अवस्था में शिशुओं को प्रतिबंधों से मुक्त रखना चाहिए। इस अवस्था में बच्चों को शारीरिक शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों के बौद्धिक एवं नैतिक विकास पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और सामान्य विषयों का ज्ञान देने के स्थान पर बच्चों के स्वास्थ्य एवं ज्ञानेंद्रियों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। ये आंसर था। रूसो के अनुसार 1 से 5 वर्ष की शिक्षा कैसी होनी चाहिए दोस्तों? रूसो के अनुसार इस अवस्था में शिशुओं को प्रतिबंधों से मुक्त रखना चाहिए। इस अवस्था में बच्चों को शारीरिक शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों के बौद्धिक एवं नैतिक विकास पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सामान्य विषयों का ज्ञान देने के स्थान पर बच्चों के स्वास्थ्य एवं ज्ञानेंद्रियों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर रूसो के अनुसार ना होकर प्लेटो के अनुसार 1 से 5 वर्ष की शिक्षा कैसी होनी चाहिए क्वेश्चन आ जाए, तब महात्मा गांधी विवेकानंद के अनुसार आ जाए, तब आपको आंसर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? आंसर अगर पूछा जाता है प्लेटो के अनुसार, महात्मा गांधी या विवेकानंद के अनुसार पूछा जाता है तो आपको अगर आंसर नहीं पता है तो सेम आंसर लिख देंगे तो भी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रोबेल। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर भी क्वेश्चन बनता है। आइए देख लेते हैं फ्रोबेल कौन थे? फ्रेडरिक विल्हेम
फ्रोबेल एक जर्मन शिक्षा शास्त्री और किंडरगार्टन के आविष्कारक थे। कौन थे दोस्तों? ये क्वेश्चन आ सकता है अति लघु में कि फ्रोबेल कौन थे, तो आप आंसर लिख सकते हैं फ्रोबेल एक जर्मन शिक्षा शास्त्री और किंडरगार्टन के आविष्कारक थे। फ्रोबेल ने पहली बार किंडरगार्टन की स्थापना की थी। किंडरगार्टन का जर्मन में मतलब है बच्चों का बगीचा। जर्मन में क्या मतलब है दोस्तों? बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन का जर्मन में मतलब है बच्चों का बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रोबेल की शिक्षण पद्धति में फ्रोबेल के विचार क्या हैं, देख लेते हैं। फ्रोबेल ने शिक्षा के लिए खेल और उपहारों के इस्तेमाल पर जोर दिया। फ्रोबेल के अनुसार खेल के जरिए बच्चों को सीखने में मदद मिलती है। और क्या कहा है फ्रोबेल ने? फ्रोबेल के अनुसार बच्चों के विकास में माता पिता का अहम योगदान होता है। इन्होंने माताओं को बच्चों की पहली शिक्षिका माना है। क्या माना है दोस्तों? माताओं को बच्चों की पहली शिक्षिका माना है फ्रोबेल ने। और क्या कहा है? फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा को बच्चों के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना चाहिए। उन्हें बच्चों के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और क्या कहा है? फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का मकसद बच्चों को अपने दैवीय स्वरूप और दुनिया की आत्मिक एकता के बारे में बताना है। फ्रोबेल की शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं दोस्तों? क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रोबेल की शिक्षा के उद्देश्य देखते हैं। पहला पॉइंट है बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास करना। फ्रोबेल की शिक्षा का पहला उद्देश्य है बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास करना। दूसरी, बच्चों का चरित्र विकास करना। फ्रोबेल की शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बच्चों का चरित्र विकास करना है। तीसरा उद्देश्य बच्चों को प्रकृति से जोड़ना है। चौथा उद्देश्य क्या है दोस्तों? फ्रोबेल की शिक्षा का चौथा उद्देश्य है बच्चों का आध्यात्मिक विकास करना। और पांचवा फ्रोबेल की शिक्षा का पांचवा उद्देश्य है बच्चों को अपने अंदर मौजूद दैवीय शक्ति का एहसास कराना। ये फ्रोबेल की शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। अगर आ जाए दोस्तों मॉन्टेसरी या गिजुभाई बधेका के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं और आपको आंसर नहीं पता है तो आप सेम आंसर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के शिक्षा का अर्थ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन आया था पिछले एग्जाम्स में, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के शिक्षा का क्या अर्थ है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप आंसर लिख सकते हैं। डॉक्टर मॉन्टेसरी ने शिक्षा में डार्विन के विकासवाद को मानकर शिक्षा को बालक के स्वतः विकास की प्रक्रिया माना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब मानव शिशु का जन्म होता है तो वह शारीरिक रूप से पशु शिशुओं से कम विकसित होता है। मतलब कम विकसित होता है क्योंकि जो पशु का बच्चा होता है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। आपने देखा होगा अगर गाय या पशु किसी जानवर का बच्चा है जो कुछ देर बाद खड़ा होने लगता है, लेकिन शिशु का बच्चा खड़े होने में उसको 1 साल का समय लग जाता है। तो इसका मतलब यही है कि शिशु का जन्म होता है तो वह शारीरिक रूप से पशु शिशुओं से कम विकसित होता है। धीरे धीरे वह स्वतः रूप से विकास करता है, जिनमें उसकी जन्मजात शक्तियाँ सहायक होती हैं। शिक्षा द्वारा ही इन जन्मजात शक्तियों के विकास में सहायता मिलती है। मॉन्टेसरी पद्धति के सिद्धांत क्या हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉन्टेसरी ने अपनी शिक्षण पद्धतियों को 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भागों में कौन कौन से 3 भाग में? पहला कर्मेंद्रियों की शिक्षा। पहला है कर्मेंद्रियों की शिक्षा, दूसरा है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, तीसरा है पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। मॉन्टेसरी ने अपनी शिक्षा पद्धतियों को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला है कर्मेंद्रियों की शिक्षा, दूसरा है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और तीसरा है पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। नेक्स्ट टॉपिक आता है ज़्यादातर समाज की परिभाषा। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये टॉपिक है समाज की परिभाषा, इस पर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाज की परिभाषा क्या है दोस्तों? सामान्यतः व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्यतः व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं। एक से ज़्यादा लोगों का एक समूह जहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए साथ रहते हैं। हाँ तो दोस्तों समाज की क्या परिभाषा होगी? क्वेश्चन अगर आ गया समाज की परिभाषा तो आप क्या आंसर लिखेंगे? सामान्यतः व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं। एक से ज़्यादा लोगों का एक समूह है, एक से ज़्यादा लोगों का एक समूह जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए साथ रहते हैं। ये समाज की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पिछले एग्जाम्स में भी आ चुका है। तो इसका क्या आंसर होगा? विद्यालय समाज का एक लघु रूप है, स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए दोस्तों। विद्यालय को आंसर होगा विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा जाता है। निम्नलिखित बातें बताती हैं कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। पहला, विद्यालय में बच्चे अपने वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। दूसरा पॉइंट है, विद्यालय में शिक्षक, छात्र और अन्य कर्मचारी सदस्य एक छोटे समाज के सदस्य होते हैं। तीसरा पॉइंट है, विद्यालय में अपने स्वयं के नियम, सामाजिक समायोजन और संस्कृति होती है।
चौथा पॉइंट है विद्यालय में समाज की संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षित किया जाता है और आने वाली पीढ़ियों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय एवं समाज के अंतः संबंध को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है विद्यालय एवं समाज के अंतः संबंध को स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या आंसर होगा? विद्यालय और समाज के बीच का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यालय समाज के एक छोटे रूप में काम करता है और समाज के साथ कई तरह से जुड़ा हुआ है। विद्यालय समाज की संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षित करता है और आने वाली पीढ़ियों को सिखाता है। अगर इस पर क्वेश्चन आएगा तो क्या आंसर होगा दोस्तों? आंसर होगा विद्यालय और समाज के बीच का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यालय समाज के एक छोटे रूप में काम करता है और समाज के साथ कई तरह से जुड़ा हुआ है। विद्यालय समाज की संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षित करता है और आने वाली पीढ़ियों को सिखाता है। ये आंसर था विद्यालय एवं समाज के अंतः संबंध को स्पष्ट करता है ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनसंचार साधनों से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन है जनसंचार साधनों से क्या तात्पर्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्स में आ चुका है। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? जनसंचार किसी व्यक्ति या लोगों के समूह द्वारा संचार के माध्यम से आम जनता या आम जनता के एक हिस्से तक संदेश पहुंचाने का कार्य है। टेलीविज़न, रेडियो, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया संचार के सामान्य चैनल हैं। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण समाज के सभी बच्चों को जाति, पथ और लिंग के बावजूद मुफ्त शैक्षिक अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ बताइए दोस्तों, क्या अर्थ होगा? अर्थ होगा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण समाज के सभी बच्चों को जाति, पथ और लिंग के बावजूद मुफ्त शैक्षिक अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम का अर्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ चुका है, इसको आप देख लीजिएगा, समझकर याद करिएगा। बाल श्रमिक वह बालक है जिसने अपनी आयु का 14वां वर्ष पूरा नहीं किया और किसी दूसरे व्यक्ति के पास मजदूरी लेकर या बिना मजदूरी के कार्य कर रहा है। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? बाल श्रम का अर्थ क्या होगा? बाल श्रम का अर्थ होगा बाल श्रमिक वह बालक है जिसने अपनी आयु का 14वां वर्ष पूरा नहीं किया और किसी दूसरे व्यक्ति के पास मजदूरी लेकर या बिना मजदूरी के कार्य कर रहा है। यह आंसर था बाल श्रम का। बाल श्रम का अर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम किस प्रकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, समझकर याद करिएगा। बाल श्रम बच्चों की शिक्षा में बाधक है क्योंकि इससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर असर पड़ता है। बाल श्रम के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और वे गरीबी से बाहर निकलने की संभावना को सीमित कर लेते हैं। ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर क्या होगा? जनसंख्या शिक्षा का मतलब है शिक्षा का एक ऐसा तरीका जिससे लोगों में जनसंख्या से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ती है। इसका मकसद लोगों में जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार विकसित करना और आदर्शों को अपनाना होता है। भारत सरकार ने जनसंख्या शिक्षा का विचार अमेरिकी शिक्षाविद डॉक्टर मलैया से लिया है। जनसंख्या शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा में आप क्या आंसर लिखेंगे दोस्तों? आप आंसर लिखेंगे जनसंख्या शिक्षा का मतलब है शिक्षा का एक ऐसा तरीका जिससे लोगों में जनसंख्या से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ बढ़े। इसका मकसद लोगों में जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार विकसित करना और आदर्शों को अपनाना होता है। भारत सरकार ने जनसंख्या शिक्षा का विचार अमेरिकी शिक्षाविद डॉक्टर मलैया से लिया है। बस दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।